बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मास अटैच टू स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ही आ सकता है। इस तरह ये भी जो आज का लेक्चर है ये भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेपर में आ सकता है कि इन दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इन दो लॉन्ग क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में जो आपका एनुअल एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रवेद अली। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अब हमने प्रूव करना है कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा सही है। तो सबसे पहले आपने ये जानना है कि सिंपल पेंडुलम क्या है। ठीक है, फिर हम डायग्रामेटिकली हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्रामेटिकली प्रूव करेंगे, डायग्राम से प्रूव करेंगे कि ये सिंपल पेंडुलम का जो कंस्ट्रक्शन है, किस तरह आपने सिंपल पेंडुलम बनाना है। ठीक है, सो थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि जो पेंडुलम का मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सही है। अच्छा, आते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट मुश्तमिल है ऑफ ए स्मॉल मास। तो ये जो आपको मास नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं बॉब। इसका मास क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, सस्पेंडेड बाय वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इस स्ट्रिंग के जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये स्ट्रिंग क्या होना चाहिए? वेटलेस। अगर ये वेटलेस ना हो तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब है तो इसको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। तो ये क्या होना चाहिए? वेटलेस होना चाहिए। ठीक है, एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब ऐसा स्ट्रिंग आपको चाहिए जो इनएक्सटेंसिबल हो। मतलब जब आप इसको इस सस्पेंड करते हैं मास को इस स्ट्रिंग से और इसकी लंबाई में इजाफा ना हो तो इसको हम कहते हैं इनएक्सटेंसिबल। जिसकी लंबाई में इजाफा न हो इसको हम कहते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए? एक ऐसा सपोर्ट होना चाहिए जो फ्रिक्शनलेस हो, जिसमें फ्रिक्शन ना हो। क्या है? फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, अच्छा, तो सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मास सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। ठीक है, या अदर डिफिनीशन जो है सिंपल पेंडुलम की, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और द इंस्ट्रूमेंट due to which we can find the value of gravitational acceleration। ठीक है, तो इसके मदद से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं। तो अनदर डिफिनीशन है। ठीक है, अभी आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंसिडर सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? एक स्ट्रिंग और साथ में एक सपोर्ट और एक बॉब मास। ठीक है, विच लाइज एट द मीन आर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो आपने बना दिया एक सिंपल पेंडुलम, इसमें एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का कौन सा स्ट्रिंग होता है? इसकी दो प्रॉपर्टीज़ है, वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। और बॉब जो है यहाँ पे ये सस्पेंडेड है, ये तो मतलब बॉब भी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये बॉब जो है ना, ये पेंडुलम अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ज़ीरो पे है। ज़ीरो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, when external force applies
ऑन इट, जब आप इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल, तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी ये मास, ठीक है। मतलब ये पेंडुलम जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो आपने इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेस कर दिए हैं। द बॉब इज एक्टिंग अपवर्ड, रिजॉल्व वेट इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है। आपको पता है ना, स्ट्रिंग में टेंशन होता है, और टेंशन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसके यहाँ पे दो फोर्सेज यहाँ पे लगते हैं, इसमें इस पर इस बॉब पे एक टेंशन और एक वेट जो है क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। अभी इस डाउनवर्ड वेट को आप क्या करें, रिजॉल्व करें, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक एंगल के सामने, ये एंगल है, तो यहाँ भी ये एंगल है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, 90 और एंगल के दरमियान हमेशा बेस कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो आपने क्या किसको रिजॉल्व कर दिया है, हाँ, ये आपने वेट को रिजॉल्व कर दिया है, तो ये कंपोनेंट आ गया एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेट, और ये आ गया है वाई कंपोनेंट ऑफ द वेट, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेट जो है ना एम जी साइन थीटा के बराबर होता है, और बेस कंपोनेंट जो है एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ भी है एम जी कॉस थीटा, और ये जो है ये हमारे पास है एम जी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा, तो डब्ल्यू आपको पता है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये तो सबको पता है। तो डब्ल्यू की जगह आप क्या पुट करें, एम जी पुट करें, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम डब्ल्यू एक्स की जगह टी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा, ये इक्वेशन 1, एंड ये टी एक्स है, टी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। देयर इज ओनली वन कम रिस्पॉन्सिबल फॉर टू एंड फ्रो मोशन विच इज डब्ल्यू वाई साइन थीटा। ज़रा देखिए, अगर यहाँ से इस पेंडुलम को आप छोड़ दें तो ये इस तरह मोशन करेगा, टू एंड फ्रो, कभी आगे कभी पीछे, ठीक है। तो यहाँ ज़रा इस डायग्राम को ज़रा देखिए, मैंने बता दिया कि इस पेंडुलम का मोशन जो है टू एंड फ्रो इस पाथ पे है, ठीक है। तो इस पाथ के साथ कौन सा कंपोनेंट ऑफ द वेट सेम है, सेम डायरेक्शन में, तो देखिए इस तरह मोशन है, तो ये वाई कंपोनेंट है। तो इसका मतलब ये है कि वाई कंपोनेंट ऑफ द वेट जो है ये मोशन है, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेट जो है ना, इसमें कोई वो नहीं है, रूल्स नहीं है, सिर्फ वाई कंपोनेंट ऑफ द वेट जो है इसकी मदद से ये मोशन है, ठीक है, सही है। सो देयर इज ओनली वन कम रिस्पॉन्सिबल फॉर टू एंड फ्रो मोशन विच इज डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। सो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आप यहाँ से इसको छोड़ दें तो ये वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, ये मास आएगा, तो ये तो खुद नहीं आ सकता, इसके लिए एक फोर्स की ज़रूरत है, इस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बाहर की तरफ। तो देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ और इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट जो है ना हमेशा मीन पोजीशन से बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल हार्मोनिक एक्सप्लेनेशन थोड़ा। सो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे इक्वेशन पुट कर दे, रिस्टोरिंग एम ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू वाई की वजह से ये मोशन है, रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग इस डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक्शन एंड रिएक्शन है दोनों, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो यहाँ पे इक्वेशन पुट करें, एम ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू वाई, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, डब्ल्यू वाई जो है एम जी साइन थीटा के बराबर होता है, मास को मास से ख़त्म कर दें, सो ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, इस इक्वेशन से आपने साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज,
साइन थीटा जो है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस डायग्राम को ज़रा देखिए, यहाँ थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ठीक है, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और इसके सामने 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। सो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह आप क्या लिख के एक्स बाय एल लिख के, वेयर साइन एंगल इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हाइपो। ठीक है, तो इस डायग्राम में परपेंडिकुलर जो है वो एक्स है और हाइपोटेन्यूज जो है वो एल है। सो एक्स बाय एल, सो ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाय एल। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू जी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो एल कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को हटा दे, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लेके, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट। सो कांस्टेंट और इक्वल को यहाँ से हटा दे और क्या लिखे, प्रोपोर्शनलिटी। सो ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये से प्रूव हो गए हैं कि ये पेंडुलम मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। दिस प्लस आप सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, ये तो हो गए हैं। अब आते टाइम पीरियड की तरफ, तो आपको पता है टाइम पीरियड जो है कंप्लीट वन वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम है इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड बाय पेंडुलम विच कंप्लीट वन वाइब्रेशन। सो आपको पता है टी इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय ओमेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने प्रूव किया था। सो टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल, एल ऊपर की तरफ। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। अगर आप लेंथ इंक्रीज़ करते हैं तो टाइम पीरियड ज़्यादा, अगर लेंथ को डिक्रीज़ करते हैं टाइम पीरियड कम, जी ज़्यादा टाइम पीरियड कम, जी कम टाइम पीरियड ज़्यादा। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हैं, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो एफ इज इक्वल टू 1/t, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें टी की। सो एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, जी ऊपर एल नीचे, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल 1/2 पाई। सो एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल। जी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम, जी कम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। अच्छा, एल ज़्यादा होने पर फ्रीक्वेंसी कम होती है और एल कम होने पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अच्छा, टी इज इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई, ये एक्सप्लेनेशन है टाइम पीरियड के। द इक्वेशन शोज दैट द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम and inversely proportional to gravitational acceleration. Time period is independent from the mass of the bob and altitude. ठीक है, इस इक्वेशन को ज़रा देखें, इसमें मास नहीं है, सिर्फ लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो अगर आप सिंपल पेंडुलम में मास ज़्यादा करते हैं टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं होता, इसलिए इस तरह फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ता अगर आप मास को ज़्यादा कम करते हैं। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जी और एल के साथ है, इस तरह टाइम पीरियड का भी रिलेशन एल और जी के साथ है। ठीक है, मास से इंडिपेंडेंट है। अगर हम मास 10 ग्राम रखते हैं, 20 ग्राम रखते हैं, 30 ग्राम रखते हैं, 1 kg रखते हैं, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।